हेलो एंड वेलकम अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल मंत्रा। और आज हम लोग कर रहे हैं पार्ट नंबर 4 यूज़नेट पेपर 1 के पीपल इन्वायरमेंट सेक्शन के क्वेश्चंस को। और इसके पहले हम लोग 3 पार्ट इसके कवर कर चुके हैं जो आपको इसी चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें हम लोग करते हैं पीवाईक्यू विद एक्सप्लेनेशन 2018 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चंस को। इसी के साथ में हम लोग करते हैं एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट क्लियर, फैक्ट और कैसे आएंगे आएंगे एग्जाम में क्वेश्चन, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आने वाले दिसंबर में होने वाले एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर आपको इसी क्वेश्चन से भी मिल जाएंगी। और आपको मिलेगा वन स्टॉप सोल्यूशन इन द पॉलिटिकल साइंस भी और आपको पेपर 1 का भी। तो चैनल के साथ बने रहें और चैनल को अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। एंड वीडियो के एंड होते होते आप एक कमेंट जरूर करें फीडबैक के रूप में कि क्या आपको लगा वीडियो में, कौन कौन से आपके क्वेश्चन सही हुए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है पॉलिटिकल मंत्रा। इसमें आपको मिलेगी वीडियो क्विज, पीडीएफ्स या अन्य जितनी मटेरियल्स इन द रिलेटेड ऑफ द पॉलिटिकल साइंस एंड पेपर 1 अवेलेबल इन दिस चैनल। और इसके साथ एक आपको चीज़ मिलेगी कि जो क्वेश्चन आपको सामने हो रहे हैं वो पीवाईक्यूज हैं सारे, तो उसे आप सॉल्विंग भी कर सकते हैं साथ के साथ में, बाइलिंगुअल आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस को। और कमेंट सेक्शन में आप करते जाइए, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन का आंसर भी देते जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा कि जल गुणवत्ता मापदंड, यानी हम लोग जैसे कहते हैं वाटर क्वालिटी का जो पैरामीटर है। देखिए ये रहा हिंदी, ये रहा इंग्लिश में आपके क्वेश्चन सामने। क्वेश्चन आया था आपके 21 अगस्त 2024 सितंबर को कि ऐसा कौन सा है घुलित ऑक्सीजन किस मतलब स्रोत में आवश्यक होती है। यानी जिसे हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में देख लीजिए एक बार, डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होती है आपकी, ये जो वाटर का क्वालिटी का पैरामीटर होता है वो किस किस में जरूरत आपकी पड़ती है, ये आपसे पूछ रहा है। रिवर वाटर, लेक वाटर, टैप वाटर, अंडरग्राउंड वाटर और पॉन्ड वाटर। अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस में लगेगा तो देखेंगे डिजॉल्व ऑक्सीजन जो हमारी होगी, यानी ऑक्सीजन की घुलन मात्रा पूछी जा रही है, वाटर का क्वालिटी पैरामीटर। देखेंगे कि टैप वाटर, अंडरग्राउंड वाटर तो नॉट अ एसेंशियल फॉर दस। तो अगर सी और डी को आप हटाएंगे तो दो ही ऑप्शन आपके सामने बचेंगे, रिवर में जरूरत पड़ेगी, लेक जरूरत पड़ेगी और पॉन्ड में जरूरत पड़ेगी, यानी ए बी ई। ठीक है, एक आंसर इसका हो जाएगा। आप देखते हैं कैसे। नदी का जो पानी होता है, डीओ की आवश्यकता होती है डिजॉल्व ऑक्सीजन की। नदियाँ प्रमुख जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं, ठीक है, जिसमें मछलियाँ और अन्य जीव रहते हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन जल की जैविक गुणवत्ता का मुख्य संकेतक है। दूसरा है झील का पानी। झीलों में स्वस्थ जीवन यानी जलीय जीवन के लिए पर्याप्त डीओ की आवश्यकता होती है, खासकर ऊपरी परतों में बहुत जरूरी होता है। तालाब के पानी में, तालाब भी मछली और अन्य जलीय जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं, इसलिए यहाँ भी डीओ स्तर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कहलाता है। ठीक है, तो नदी का पानी, झील एंड तालाब का पानी 3 हो गए। नल का पानी पीने होता है, इसलिए इसमें माइक्रोबायोलॉजी, कठोरता, विषाक्त रसायनों पर होता है। ठीक है, डीओ की मात्रा का कोई मापदंड नहीं होता है। और आपका जो ग्राउंड वाटर होता है, सामान्यतः ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम या शून्य होता है, क्योंकि ये वायुमंडल के संपर्क में नहीं होता है ग्राउंड वाटर अंडरग्राउंड में। और डीओ जलीय जीवों के लिए प्रासंगिक नहीं, इसकी गुणवत्ता का निर्धारण खनिजों और प्रदूषकों पर निर्भर करता है। तो आपके सारे होगा। वैसे नोट्स में एक छोटा सा बना लेना कि डीओ की आवश्यकता और डीओ की आवश्यकता नहीं, इस तरीके से, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जीएसएम मॉडल आर वाइडली यूज। जीएसएम स्टैंड फॉर, वैश्विक जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए जीसीएम मॉडल का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। जीसीएम का मतलब क्या हुआ? ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल, जनरल सर्कुलेशन मॉडल, ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल या जनरल क्लाइमेट मॉडल। तो जीसीएम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो जिसका आंसर होगा वो होगा जनरल सर्कुलेशन मॉडल एंड ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल, यानी बी और सी आपका आंसर होगा इसमें। जनरल सर्कुलेशन कैसे होगा? जीसीएम का उपयोग वैश्विक जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए किया जाता है। इसके दो सामान्य रूप से स्वीकृत पूर्ण इस प्रकार हैं कि जनरल सर्कुलेशन मॉडल, यह नाम मॉडल की संरचना पर जोर देता है, जिसमें वायुमंडल और महासागरों के सामान्य जो परिसंचरण यानी सर्कुलेशन की प्रक्रिया शामिल होती है। यह ऐतिहासिक रूप से पहला और सबसे आम नाम था सर्कुलर। फिर आता है ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल, जिसे कहते हैं वैश्विक जलवायु मॉडल। यह नाम मॉडल के उद्देश्य और दायरे पर जोर देता था, वैश्विक पैमाने पर जलवायु का अनुकरण करना। अर्थ सिस्टम मॉडल, यह सम कहा जाता है, जो जलवायु के अलावा कार्बन चक्र और अन्य जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को भी शामिल करते हैं। जीसीएम भी अब एक सामान्य संक्षेप में यही इस प्रकार से। इसके दो फुल फॉर्म हो जाएंगे आपके, जनरल सर्कुलेशन मॉडल जो नॉर्मल था, पर अगर देखा जाए तो ये ग्लोबल वाले तो पूरा ही आपको समाहित कर लेता है। ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल पे इस तरीके से बनाते हैं जीसीएम द टू सेक्शन, जनरल सर्कुलेशन मॉडल एंड द ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी वाज फर्स्ट ओपन फॉर सिग्नेचर ड्यूरिंग।
द कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट अर्थ समिट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या COP1, इसमें किस बार पहली बार खोला गया था? तो आप जानते हैं कि जो CBD आया था आपका, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वो आपका अर्थ समिट के दौरान आया था 1992 में, ठीक है। और जैव विविधता के लिए जो कन्वेंशन अपनाया गया था जून 1992 को, ये ध्यान रखना, डेट आपको री डी जेनेरियो एंड ब्राज़ील में, ये ध्यान रखना है। ये सारे इसके नाम हो जाते हैं उपनाम के। अर्थ समिट कब हुआ था, री डी जेनेरियो कब हुआ था, तो इस तरीके से याद रखना है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट में, इसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, इसे हम लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED के रूप में जाना जाता है। CBD जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेम कन्वेंशन, इसे कहते हैं UNFCCC, और मर्सरीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के साथ रियो शिखर सम्मेलन से उत्पन्न होने वाली 3 प्रमुख संधियां निकली, जो बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, जैव विविधता का संरक्षण करना। दूसरा, इसके घटकों का सतत उपयोग करना। आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों और उचित सामान का बंटवारा। देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है? पहला, डेट का। दूसरा, जगह। तीसरा, उपनाम। चौथा, इसके अंदर UNCD का फुल फॉर्म एंड क्या निकला उसके, जैसा भी पूछा है सवाल में, ठीक है। इसके साथ में होने वाली सारी संधियां। लागू कब होगा ये पूछा जाएगा, 1995 में लागू होता है ये, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आता है, 2005 में लागू होता है ये, ठीक है सर, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ वाटर बॉडी एक्सट्रीमली लो इन न्यूट्रिएंट कंटेंट देन इट्स कॉल्ड इज, जब किसी जल निकाय में पोषक तत्वों की बहुत कमी हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रॉफिक, ओलिगोट्रॉफिक, मीजोट्रॉफिक या यूटोट्रॉफिक? तो आंसर इसका होगा आपका ओलिगोट्रॉफिक, यानी ऑक्सीजन की कमी का होना, ऑक्सीजन डिमांडिंग करना। ओलिगो यानी ऑक्सीजन से रिलेटेड कर लेना। इसको मैं समझा देता हूँ। पोषक तत्वों पर आधारित जल निकायों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है? जैसे ओलिगोट्रॉफिक होता है, जैसे ऑक्सीजन की जब मात्रा कम होने लगती है, मतलब कम होगी तो डिमांड ज़्यादा करेगा, ठीक है, तो वो लेयर बन जाएगी ओलिगोट्रॉफिक लेयर। जल निकायों को उनकी न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फेट्स और जैविक उत्पादकता के स्तर पर आधारित किया जाता है। ऐसे जल निकाय जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम हो जाती है, ठीक है, इनमें शैवाल जलीय पौधों की वृद्धि सीमित होती है। पानी आमतौर पर साफ पारदर्शी होता है। इसमें घुलित ऑक्सीजन DO का स्तर उच्च होता है। ये झीलें प्रायः गहरे और ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती हैं ऑक्सीजन की, ठीक है। पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है, ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी। उसके साथ में यूटोट्रॉफिक जो होता है, ऐसे जल निकाय जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक होती है। इनमें शैवाल, एल्गी और जलीय पौधों की उच्च वृद्धि होती है, जिसमें शैवाल प्रस्तुत, जिसे कहते हैं एल्गाई ब्लूम्स होता है। एक पतली सी परत जम जाती है एल्गाई की, जिसमें ऑक्सीजन का, मछलियाँ नहीं रह पाती। रीज़न क्या है इसका? आप जो ये कहते हैं ना कि प्रकाश संश्लेषण वगैरह जो चीज़ें होती हैं इधर, वो सारी चीज़ें रुक जाती हैं उस लेयर की वजह से। डीओ का स्तर अक्सर लेकिन डीओ का स्तर अक्सर सतह पर उच्च लेकिन तल पर निम्न होता है, जिससे जलीय जीवों के लिए खतरा पैदा होता है। फिर आता है मीसोट्रॉफिक। ऐसे जल निकाय होते हैं जिनमें पोषक तत्वों का स्तर मध्यम होता है, मॉडरेट होता है, जो ओलिगोट्रॉफिक और यूटोट्रॉफिक के बीच की स्थिति कहलाएगी, ठीक है। और डिस्ट्रोट्रॉफिक क्या होता है? इन जल निकायों में पोषक तत्वों का स्तर मध्यम से कम हो जाता है, लेकिन इनकी विशेषता उच्च जैविक अम्लता और ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है इसमें, ठीक है, जिसमें पानी का रंग अक्सर भूरा या पीला हो जाता है। तो ह्यूमस जो पाया जाता है, इसे कहते हैं ना उच्च जैविक अम्लता है, मतलब कह सकते हैं कि एसिडिफिकेशन भी है प्लस ह्यूमस भी है। तो उस तरीके से जो मिट्टी आपको दिखेगी या पानी दिखेगा वो डिस्ट्रोट्रॉफिक दिखेगा, ठीक है, भूरा कलर का दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ब्रीडर रिएक्टर, ब्रीडर रिएक्टर से 4 स्टेटमेंट पूछे गए हैं कि इसमें से कौन सा एक होगा? तो मोर feasible materials are produced than it's consumed, less feasible materials are produced than it's consumed, neutrons are slowed down by moderator, U-238 of fissile material is produced by Pu-239 of fertile material। तो जिसका आंसर होगा आपका होगा एक, खपत से ज़्यादा विखंडनीय पदार्थ का उत्पादन करना, इसका ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य, यानी कहते हैं ना कि ज़्यादा चीज़ें कम ले रहा है, मतलब बेसिकली इनपुट कम आउटपुट ज़्यादा। ब्रीडर रिएक्टर की कार्यप्रणाली, ब्रीडर रिएक्टर एक प्रकार का परमाणु रिएक्टर है जो अपनी ईंधन खपत की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करता है। ये फर्टाइल मटेरियल U-238 थोरियम 232 को न्यूट्रॉन अवशोषण के माध्यम से विखंडनीय सामग्री से कहते हैं फिजिकल मटेरियल Pu-239 U-233 में परिवर्तन करके
इसके साथ ही बिजली भी उत्पन्न करता है। ठीक है, यूरेनियम 238 उपजाऊ न्यूट्रॉन को अवशोषित करके प्लूटोनियम 239 में बदल जाता है, 238 को बदल के 239 में, और थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में बदल जाता है। ठीक है, तो इसके आप याद रखिए कि जो ब्रीडर रिएक्टर है वो एक प्रकार से परमाणु ऊर्जा का काम करता है, इन द कह सकते हैं खपत से ज़्यादा, यानी कि चीज़ें कम लेने ज़्यादा, विखंडन ज़्यादा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचर ऑफ सब्सटेंस पूछा गया है, इफेक्ट उसका पूछा गया है, एलर्जी, कार्सिजेनिस, म्यूटेजेंस एंड टेट्रोजोनिस। और ये एनटीए के फेवरेट क्वेश्चन की लिस्ट में है, किस तरीके से अब भी मतलब पूछने लगा है कुछ एग्जाम से। तो अगर देखें कार्सिनस है तो एक तो होता है कैंसर पैदा करने वाला हो जाएगा पहला, उसके बाद में एलर्जी से जो प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रॉब्लम करेगा, उसके बाद में पदार्थ जो भ्रूण विकास में, टेट्रोजोन्स, म्यूटाजोन्स जो आनुवांशिक सामग्री को प्रॉब्लम पहना है। जिसका आंसर जो होगा फोर्थ होगा, एक का थर्ड होगा, यानी एलर्जी आपकी हो जाएगी इम्यून सिस्टम के लिए, कार्सिजोनस हो जाएगा कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ, म्यूटाजेंस हो जाएंगे आपकी ऐसी पदार्थ जो आनुवंशिक सामग्री को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और टेट्राजोन्स जो आपके होते हैं द सब्सटेंस दैट कैन हैम्पर एम्बरिक ग्रोथ को। ये मैंने एड कर दिया है, एलर्जी, कार्सिनोजन, म्यूटाजन एंड टेट्राजोन। और ये आपका पी वाई क्यू हो गया मल्टीपल टाइम। देखिए ये अलग पूछा जा चुका है, ये भी एक बार पूछा जा चुका है, एलर्जी वाला भी और ये वाला भी, तो ये आप एक बार जरूर पैड्स में कर लीजिएगा नोट्स में। एलर्जी ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि संवेदनशील व्यक्ति में असंवेदनशीलता, हाइपर सेंसिटिविटी प्रतिक्रिया को प्रेरित करते हैं। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है और एलर्जी के लक्षण से खुजली, छींक आना दिखाई देने लगती है। कार्सिनोजन ये ऐसे एजेंट होते हैं जो सीधे कोशिकाओं के डीएनए को नुकसान पहुंचाकर अनियंत्रित कोशिका वृद्धि को प्रेरित करते हैं, जिससे कैंसर होता है। म्यूटेशन ये ऐसे भौतिक और रासायनिक एजेंट होते हैं जो जीव की आनुवंशिक सामग्री, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए में स्थायी परिवर्तन कर देते हैं। यानी कैंसर समझ में आ गया, पर म्यूटेशन क्या करते हैं, डीएनए जो आरएनए हमारा होता है उसमें परिवर्तन, मैनिपुलेशन का तैयार कर देते हैं। और टेराटोजन जो होते हैं जो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण फिटस जिसे हम लोग कहते हैं संपर्क में आने पर शिशु में जन्मजात दोष या संरचनात्मक असमानताएं पैदा करके भ्रूण के विकास को बाधित कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोसोल, नैनो पार्टिकल्स, स्मोक एंड फाइन पार्टिकल्स। अब ये पर्टिकुलर मैटर के टाइप्स दिए हुए हैं और उसका एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है कि कौन किससे मैच करता है। तो नैनो पार्टिकल्स बहुत छोटे होंगे, आप जानते ही होंगे, स्मोक का होगा, फाइन पार्टिकल्स होंगे एंड एरोसोल होंगे। तो इसको बताना है कौन सा होगा इसमें से। तो ये रहे आपके एरोसोल, नैनो कण, धुआं एंड महीन का कण। यानी आपका हो जाएगा एरोसोल जो होगा हवा में निलंबित कोई ठोस यानी एनी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल सस्पेंडेड इन द एयर। ठीक है, ये याद रखना। उसका नैनो कण होगा कितने का होगा, 0.2 माइक्रोमीटर का होगा। इसमें कम आकार वाले कण होंगे, पार्टिकल्स विद साइज लेस देन 0.2 माइक्रोमीटर। धुआं जो होगा वो कार्बन वाष्पशील पदार्थों के मिश्रण के साथ अपूर्ण संयोजन से बने कण की वजह से होगा। पार्टिकल्स फॉर्म्ड बाय इनकम्बेंशन विथ मिक्सचर ऑफ कार्बन वॉलेटाइल्स। महीन कण होंगे आपके फाइन में 2.5 माइक्रोमीटर से कम आकार वाले कण होंगे, वो होंगे आपके महीन में। देखिए सबसे पहले होगा नैनो कण होगा 0.2 से भी कम होगा। ठीक है, एरोसोल होगा निलंबित है यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलर में जाएगा, धुएं में कार्बनशील पदार्थों के द्वारा निकला हुआ होगा। इसका भी एक सीक्वेंस ऐसे नोट कर सकते हैं कि इस तरीके से लिख लीजिए एरोसोल, यही लाइन आप नोट कर लेना तो आपको ये बिल्कुल याद रहेगा एक जगह पर नोट्स में, क्योंकि दोबारा भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा सकता है। नैनो कण का सिंगल लाइन से भी क्वेश्चन आपको वन स्टेटमेंट से पूछा जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एरोसोल एक सामान्य शब्द है जो गैस में निलंबित सस्पेंडेड किसी भी ठोस या तरल का कण को संदर्भित करता है। बादल, धुंध, फॉग या धुआं सभी एरोसोल के उदाहरण है। नैनो पार्टिकल्स में आपको जाते हैं कणों का उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, 0.2 से कम यानी 200 नैनोमीटर से कम आकार वाले। स्मोक जो धुआं निकलता है फैक्ट्रियों से, धुआं मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ, जैसे लकड़ी जलाई आपने, अभी सर्दियाँ चल रही तो कोयला जलाएंगे तो अधूरा दहन होता है जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है या अपूर्ण संयोजन कार्बन वाष्पशील पदार्थों के मिश्रण से बनता है। और आप देखेंगे कि जो जैसे कोयला को आपने जलाया लकड़ी को तो थोड़ा आप बुझा दीजिए हल्का से, तो जब जलता है तो एकदम धुआं निकलता है जो टाइप का ना, स्मोक टाइप का, वो इस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, जो इनका मतलब अधूरा दहन है। महीन कण यानी फाइन पार्टिकल्स बिल्कुल छोटे, बिल्कुल 2.5
कहा जाता है वे कण जो होते हैं जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है, ये कण श्वसन प्रणाली रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाकर ब्रोंकाइटिस वगैरह प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। अब दिल्ली में क्या ही है, जो पर्टिकुलर जो है ना छोटे, वो ज़्यादा हो गए, जिससे क्या है ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम होने लगेगी, सांस लेने में प्रॉब्लम करने लगेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती हैं। अधिकतर से फैक्ट्री एरिया में ज़्यादा ही होता है, क्योंकि वहाँ जो पॉइंट्स का जो नैनो कण है, वहाँ महीन कण है, तो वो ज़्यादा मतलब प्रचुर मात्रा में पाई जाती है चीज़ें वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज वाज कंसीडर्ड ड्यूरिंग द सेकंड कंप्लायंस पीरियड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल एट दोहा। दोहा में क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी अनुपालन अवधि के दौरान किस ग्रीन हाउस गैस पर विचार किया गया था? सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड एंड पैराफ्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऐसा क्योटो प्रोटोकॉल जो हमारा आया था 1997 में ग्रीन हाउस गैस से लड़ने के लिए, बट जब सेकंड कंप्लायंस होता है उसका, तो किस गैस के बारे में चर्चा करने के लिए आया था? वो आया था आपके NF3। NF3 का आपका जो है नहीं, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड के लिए वो आया था चर्चा करने के लिए। इसमें हम लोगों ने चर्चा की, देखते हैं कैसे क्योटो प्रोटोकॉल के दूसरे अनुपालन अवधि यानी सेकंड कमिटमेंट पीरियड जो था दोहा अमेंडमेंट द्वारा अपनाया गया, इसे कहते हैं नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। NF3 को ग्रीन हाउस गैसों की सूची में शामिल किया गया कि NF3 से भी हमें लड़ना है और कम करना है इसको ग्रीन हाउस गैस में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रथम जो हमारा कमिटमेंट रहा है 1997 में, उसमें कौन कौन सी गैसेस थी देखते हैं। 6 ग्रीन हाउस गैसेस पे काम किया था। देखिए अगला क्वेश्चन हो सकता है कौन सी पहले थी कंप्लायंस में यानी क्योटो प्रोटोकॉल में। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड N2, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, हाइड्रोक्लोरोक्लोरोकार्बन HFCS एंड पैराफ्लोरोकार्बन PFC, CO2 CH4। देखिए याद करिए CO2 CH4 N2 SFC HFCS एंड PFC। देखिए फ्लोरोक्लोरोकार्बन तो सारी हैं ये गैस, बड़ा पतली कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता ही, मीथेन पता ही है, नाइट्रस ऑक्साइड कर लीजिए और सल्फर हेक्साफ्लोराइड द्वितीय में। इसे हम लोग कहते हैं दोहा। अब कब हुआ था दोहा संशोधन? 2012 में, याद रख लेना। दोहा कतर में क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों के सम्मेलन में कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल CMP ने 2013 से लेकर 2020 तक चलने वाली दूसरी प्रतिबद्धता अवधि के लिए एक संशोधन अपनाया। इस संशोधन में अतिरिक्त 6 गैसों के साथ नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड NF3 को भी ग्रीन हाउस गैस सूची में शामिल किया गया। ये क्वेश्चन बनते कैसे हैं देखिए आप समझ लीजिए। पहले उसने पूछ चुका है कि सेकंड वाला, तो अभी पूछेगा दोहा संशोधन कब हुआ, तो नोट्स में आप बैठ जाए 2012। किससे रिलेटेड है? तो क्योटो प्रोटोकॉल से, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। उसमें कौन सी गैसेस थी? 6 गैसेस थी। अब कौन सी हो गई? 7 गैसेस टोटल सेकंड मिला के, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस बना के याद करेंगे तो क्वेश्चन आपका इजीली डन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? एंड इन द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। Ocean remove carbon dioxide from the air, warming increasing water vapor in air और snow cover loss and ice self melt reduction reflection, ग्लोबल वार्मिंग का वैश्विक तापमान बढ़ता है। तो महासागर हवा से कार्बन डाइऑक्साइड हटाते हैं, गर्म होने से जल मतलब नकारात्मक प्रतिक्रिया कौन सी? तो बर्फ के आवरण को नुकसान, महासागर हवा से कार्बन डाइऑक्साइड हटाते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ओशियन जो रिमूव करते हैं नेगेटिव फीडबैक होगा ये क्लाइमेट चेंज के लिए। नेगेटिव का मतलब सेंस इन द क्लाइमेट चेंज है। देखिए एक पॉजिटिव साइड होगी, नेगेटिव साइड होगा। अब इस समझने का प्रयास करते हैं। नेगेटिव का मतलब हो गया अगर कार्बन डाइऑक्साइड हटा रहे हैं इन द एयर से तो अच्छी चीज़ है ना, बट सेंस ऑफ द ह्यूमन। और जो क्लाइमेट चेंज है वो तो एक नेगेटिव अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो देखा जाए तो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। तो ओशन को जो रिमूव कर रहा है जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में नकारात्मक है, यानी फीडबैक का एक उदाहरण। जैसे नकारात्मक प्रतिक्रिया का स्पष्टीकरण कैसे करेंगे देखें। नेगेटिव फीडबैक पर जिसकी किसी प्रारंभिक परिवर्तन के प्रभाव को कम करना, स्थिर करना, जैसे संतुलन की ओर लौटते हैं हम लोग। यानी पॉजिटिव होता है मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ऐसा नहीं घट रही है चीज़ें। तो महासागरों द्वारा CO2 को हटाना, जैसे जैसे वातावरण में CO2 का स्तर बढ़ता है वार्मिंग का कारण बनता है। महासागर अधिक CO2 को अवशोषित करते हैं। ये बढ़ी हुई अवशोषण दर वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करती है, जिसमें वार्मिंग की दर धीमी होती जाती है। यह प्रारंभिक परिवर्तन तापमान वृद्धि के प्रभाव को कम कर रहा है, इसलिए यह नकारात्मक प्रतिक्रिया कहलाता है। यही इंक्रीजिंग कोई चीज़ करेगी तो सकारात्मक प्रतिक्रिया जाएगा एज अ प्रेफरेंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। नेगेटिव का यहाँ सेंस है कि कम हो रही तो वो हमारे लिए फायदा करता है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में तो जानते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी का आप सेंस समझते हैं। नेगेटिव लिबर्टी इज द व्यक्ति की खुली छूट होना, ठीक है ना, इस तरीके से। बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट सच एज कैंस, बैटरीज, प्लास्टिक एंड जनरेट्स क्या करता है? ठोस अपशिष्ट जैसे डिब्बे, बैटरी, प्लास्टिक आदि को जलाने से क्या उत्पन्न होता है? माइक्रो प्लास्टिक,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डाइऑक्सिन्स, पॉलीक्लोरेटेड बाइफेनल्स एंड हेलेंस। क्या क्या इससे होता है तो आपको बताना है। जब ठोस पदार्थ को हम जलाते हैं तो आप देखेंगे आंसर 2 होगा इसका, ACD। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका निकलता है किससे, CFC जो आपके निकलते हैं, HFCs जो निकलते हैं वो आपके AC थ्रू निकलते हैं। तो और आपका जो हेलेंस होता है उसी से रिलेटेड होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन से रिलेटेड करता है। बट हम लोग बात यहाँ कर रहे हैं सोड मतलब सॉलिड वेस्ट जब लाएंगे हम लोग, तो विशेष रूप से प्लास्टिक और अन्य सिंथेटिक पदार्थों का जब अपूर्ण दहन करेंगे, इनकम्प्लीट कंबशन की स्थिति में जब जलाया जाता है तो कौन कौन सी हानिकारक यौगिक उत्पन्न, जैसे माइक्रोप्लास्टिक उत्पन्न होता है। जब प्लास्टिक आपसे जलता है तो अक्सर पूरी तरह से भस्म नहीं होता है। इसके परिणामस्वरूप 5 मिलीलीटर से कम आकार के छोटे प्लास्टिक के कण या फाइबर वातावरण में उत्सर्जित होता है। जब देखा होगा आपने, कोई चीज़ जलाते हैं तो देखा होगा आपने, उसको जलता रहता है लास्ट में, तो बिल्कुल कम खत्म नहीं होती चीज़ें, तो वो हम लोग माइक्रो प्लास्टिक के रूप में आ जाता है। जैसे जली जब वो वाटर में साइकिल में इंक्लूड हो जाए, या इन द एयर फॉर्म में, या फिर द मिट्टी के फॉर्म में भी, तो वो साइकिल में वो चीज़ आ जाती है साइकिल में। फिर डाइऑक्सिन्स आपके जितने भी हैं, डाइऑक्सिन अत्यधिक जहरीले रासायनिक यौगिकों का एक समूह होता है। ये तब जब बनते हैं जब क्लोरीन युक्त पदार्थ जैसे PVC, प्लास्टिक या कुछ कागज को कम तापमान पर जलाया जाए। ये गैस कार्सिनोजन होते हैं, मतलब इनके जरिए कैंसर होने के खतरे बढ़ते हैं। डाइऑक्सिन से पॉलीक्लोरेटेड बाइफेन, जैसे PCBs हम लोग कहते हैं, PCBs भी डाइऑक्सिन की तरह ही क्लोरीकृत कार्बनिक यौगिक होते हैं। हालांकि इनका उत्पादन अब प्रतिबंधित है। ये पुराने इलेक्ट्रॉनिक पेंट्स और प्लास्टिक्स में पाए जाते हैं। जलाने पर ये पर्यावरण मुक्त होते हैं और ये भी खतरनाक धीमे विघटित होने वाले प्रदूषक। और देखेंगे अगर कोई ऐसी चीज़ जलाते भी हैं तो बहुत टाइम के बाद डिकम्पोज होना स्टार्ट होती है। तो डाइऑक्सिन हो गया, फ्लोरोक्लोरेटेड बाइफेनल्स हो गए, एंड दैट आपका माइक्रोप्लास्टिक्स हो गया। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई जो उत्पन्न नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन एट यूज ऑफ द रेफ्रिजरेट, इसे हम लोग कहते हैं एयर कंडीशंस या फिर फ्रिजेस के द्वारा निकलने वाला उसके जरिए उत्पन्न होते हैं। तो एरोसोल प्रोपेनेंट के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जलाने से उत्पन्न होने की बजाय इन उत्पादों के सीधे उपयोग या लीकेज से वातावरण में छोड़े जाते हैं। हेलोन्स आपके, ये मुख्य रूप से आग बुझाने वाले उपकरणों, जिसे कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर से, जो हम लोग फायर वाला लेके आते हैं जिससे आग बुझाते हैं, तो उसमें हेलोन्स का उपयोग किया जाता है। ये भी जलाने से उत्पन्न होने के बजाय उपकरणों के रिसाव या उपयोग के दौरान उत्सर्जित होते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी नहीं और हेलोन्स भी एज अ नॉट अ नेचुरल, बड़े रिसाव के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन इस वीडियो के एंड होते हैं, बट आपका स्कोर क्या होगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और टेलीग्राम को ज्वाइन करें जिसमें PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। और इसके साथ में आप सब्सक्राइब नहीं किए, पहली बार सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।